महिमा और पुष्पा दोनों सास बहू एक अमीर घराने में नौकरानी होती है। उन दोनों के पति की 1 साल पहले ही एक हादसे में मौत हो चुकी थी, जिस कारण विधवा सास बहू अपने मालिक की हवेली में रहकर दिन रात मेहनत किया करते थे और अपना गुजारा करते थे। बहू, तू सुबह से लगातार काम कर रही है, जाकर थोड़ा सा आराम कर ले, मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। नहीं माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ का काम निपटा दूंगी। नहीं बहू, मैं कर दूंगी ना, तू जा बेटा। अरे ओ चिड़ेलो, क्या मैं कर दूंगी तुम कर दोगी चल रहा है तुम दोनों का? चुपचाप जल्दी से काम करो और अपना ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। इडियट नॉनसेंस कही की। मालकिन सरोज वहां से चली जाती। सरोज को अपनी अमीरी का बहुत घमंड होता है। वो सभी नौकरों के साथ बुरा ही बर्ताव करती है और सभी से बहुत काम करवाती है। एक दिन महिमा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे ओ पुष्पा, अपनी उस बेवकूफ बुढ़ी सास से कह दे कि आज घर में सबके लिए राजमा चावल बनेंगे। मालकिन, आज माँ की तबीयत बहुत खराब है, सर्दी बुखार हुआ है उन्हें, इसीलिए वो कमरे में आराम कर रही है। मैं बना देती हूँ ना राजमा चावल। क्या तुम्हारी सास क्या पगला गई है क्या? ये क्या उसके बाप की हवेली है जो वो घोड़े बेचकर सो रही है? आज तो तेरी सास गई काम से, बर्फ की टुकड़ों की बारिश करवाऊंगी आज मैं उस पर। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए मालकिन, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। मेरी माँ जी बुखार से तप रही है, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। लेकिन क्रूर मालकिन बेचारी पुष्पा की एक नहीं सुनती और बर्फ से भरी बाल्टी लेकर महिमा के कमरे में चली जाती है और उसके ऊपर वो सारे बर्फ के टुकड़े फेंक देती है, जिससे बीमार महिमा झट से कपकपाते हुए उठती है। मालकिन। क्या रे बुढ़िया, ऐसा क्या हुआ है तुझे जो दिन में भी सो रही है तू? मालकिन प्लीज, माँ जी को जाने दीजिए ना, प्लीज उन पर गुस्सा मत होइए। माँ जी आप ठीक तो है ना? बहू, टॉवेल, हाँ टॉवेल कहाँ रख दिया मैंने? फिर पुष्पा टॉवेल अपनी सास को देती है। हाँ हाँ, अच्छे से पोंछ ले अपना पूरा बदन, क्योंकि इसके बाद तो तुझे राजमा चावल बनाने हैं। बेचारी महिमा, इतनी खराब हालत में भी उसे राजमा चावल बनाना पड़ता है। सरोज का मन काफी कठोर होता है। एक दिन उनके घर का एक नौकर चोरी करता है और लॉकर की चाबी पुष्पा के कमरे में रख देता है। ये क्या? ये चाबियां तुम्हारे पास कैसे आई? इसका मतलब तुमने ही चोरी की है, तुमने ही मेरे सारे गहने और पैसे चुराए हैं, चोरनी सास बहू। नहीं मालकिन, हमने कोई चोरी नहीं की है, ये चाबियां चोर ने हमारे कमरे में रख दी होगी। हमारा यकीन कीजिए मालकिन, ऊपर वाले की सौगंध, हमने कोई चोरी नहीं की। हाँ मालकिन, हमारा विश्वास कीजिए, हमने ये चोरी नहीं की है, हम तो आपके यहाँ कब से काम करते हैं। बस बहुत हुआ तुम दोनों का, अब निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे सामने से। इस हवेली में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मालकिन, ये तो आप भी अच्छे से जानती है ना। हमें मत निकालो यहाँ से। हाँ मालकिन, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे यकीन कीजिए, हम भला चोरी क्यों करेंगे? देखिए, आप चाहे तो हमारे कमरे की तलाशी ले सकते हैं,
यहाँ पर आपको कोई गहने नहीं मिलेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम भिखारी चोरनियों को। चोरी करके सामान छुपाने में तो तुम लोगों ने पीएचडी कर रखी है। पुष्पा और महिमा सरोज से खूब मिन्नतें करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और बेचारी बेकसूर सास बहू को वहां से धक्के मारकर निकाल देती है। अब वो दोनों गांव में बस यहाँ से वहां दर बदर भटकने लगती है और भटकते भटकते एक जंगल में जा पहुंचते हैं। बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना ही किसी का सहारा है, ना ही रहने को छत और ना ही खाने को निवाला है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको और ज्यादा परेशानी सहने नहीं दूंगी। सब ठीक हो जाएगा माँ जी। हमें फिलहाल सबसे पहले अपने लिए छत का बंदोबस्त करना होगा। अगर छत ही नहीं मिली तो हम रहेंगे कहाँ? दोनों इसी सोच में पड़ जाते हैं कि तभी उनकी नजर जंगल के सामने उगी लंबी घास पर जाती है, जिसे देख महिमा कहती है, बहू, हम घास का घर बना सकते हैं। घास का घर? अरे हाँ माँ जी, ये तो आपने कितना बढ़िया सुझाव दिया है। घास का घर बनाने में तो कोई भी खर्चा नहीं है और हम आसानी से बना भी सकते हैं और वो दिखने में भी सुंदर होगा। हाँ बहू, चल लग जाते हैं काम पर। दोनों भगवान का नाम लेकर घास तोड़कर घर बनाने लगती है और वो दोनों इतना सुंदर घास का घर बनाती है जिसे देख वहां आते जाते सभी पर्यटक और गांववासी उनकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये घास का घर तो बहुत ही सुंदर बना है और क्या यूनिक आइडिया है। मैं तो इसके ढेर सारे फोटोग्राफ्स लूंगा। काश हम भी ऐसे घर में रह सकते, ऐसे शांत वातावरण के बीचों बीच। माँ जी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही घास के घर बनाओ। ये सब शहरी लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आप लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया तो क्या जानती है आप कितना कमा सकती है। ऐसे शांत वातावरण में लोगों को रहना बहुत पसंद होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग ये बिजनेस ही चालू कर दो। लोग आकर आपके घास के घर में रहेंगे भी और आपकी अच्छी खासी कमाई भी होगी। हाँ, ये सुझाव तो आपने काफी बढ़िया दिया है। धन्यवाद जी। बस आते रहिए यूं ही। उस पर्यटक के सुझाव को सुनकर दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारे घास के घर बनाते हैं, जिससे जो भी वहां आता है 4 से 5 दिनों तक उस घास के घर में रहकर उस जगह का आनंद लेकर ही जाता है और साथ ही महिमा और पुष्पा भी उससे ढेर सारे पैसे कमाते हैं और उन पैसों से वो अपना एक बंगला खरीदती है। देखा बहू, हम दोनों ने मिलकर आखिर कर ही दिखाया। हाँ माँ जी, देखो ना, ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। किसने सोचा था कि झोपड़ी जैसा मामूली सा एक घास का घर हमें इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। हमारा घास का घर होटल नंबर 1 वैकेशन स्पॉट बन चुका है माँ जी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है बहू। और इस तरह दोनों सास बहू अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करती हैं। पलक और मोहित दोनों पति पत्नी एक खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। पलक के सास ससुर गांव में रहते हैं। एक दिन जब वो दोनों बाजार में जाते हैं, तभी पलक मोहित को बिना बताए रास्ते के उस पार एक दुकान में जाने के लिए रास्ता क्रॉस करती है। लेकिन उतने में वहां पर एक ट्रक तेज रफ्तार से उसकी तरफ आता है। उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी एक भिखारन आकर उसे बचा लेती है और वो खुद गिर जाती है। पलक, ओ नो, तुम ठीक तो हो ना बहन? पलक, क्या तुम ठीक हो? हाँ मोहित, वो तो भला हो इस लड़की का, इसी ने मेरी जान बचाई, लेकिन इसे चोट आ गई। क्या तुम ठीक हो? ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? जी मैं ठीक हूँ साहब,
आप दोनों चिंता मत कीजिए। लेकिन मोहित और पलक देखते हैं कि उस लड़की को बहुत चोट आई है। ओह नो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। मैं अपने डॉक्टर दोस्त को बुलाता हूँ। फिर मोहित और पलक उस भिखारन को घर ले जाते हैं और डॉक्टर आकर उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाते हैं। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, इसीलिए मोहित और पलक उसे अपने घर पर ही रहने का सहारा देते हैं। वो घर के सारे काम करती है। बुलबुल, बहुत कर लिया काम, अब चलो, आज मैं तुम्हारा मेकओवर करने वाली हूँ। मेकओवर? मैं कुछ समझी नहीं मेम साहब। मेकओवर मतलब आज मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगी, पार्लर ले जाऊंगी और तुम्हें एकदम मॉडर्न दीवा बनाऊंगी। अरे वाह, धन्यवाद मेम साहब। फिर पलक बुलबुल को मेकओवर करने के लिए पार्लर ले जाती है और अब वो रोजाना मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है, जिनमें वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। एक रोज, ओए होए होए होए, तुम तो आज कहर ही ढा रही हो बुलबुल। बहुत हॉट और सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू साहब। सच में, जब मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा था तब तुम एकदम अलग ही दिख रही थी, लेकिन आज तो तुम पलक से भी ज़्यादा सुंदर दिख रही हो। अब ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है, ताकि आप घायल हो जाओ मेरी अदाओं पर। नॉटी गर्ल। मोहित का जॉब वर्क फ्रॉम होम होता है, वही दूसरी तरफ पलक, उसे दिन भर ऑफिस जाना पड़ता है और इसी वजह से बुलबुल और मोहित दोनों अब एक दूसरे से धीरे धीरे आकर्षित होने लगते हैं। अच्छा बुलबुल, घर का और साहब का ख्याल रखना। मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। अगर साहब को भूख लगे तो उन्हें खाना बनाकर दे देना। ठीक है मेम साहब। पलक इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मोहित आता है। बुलबुल डार्लिंग, मुझे अब भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? ठीक है साहेब, अभी परोस देती हूँ। अरे मेरी भोली भाली बुलबुल, मैं खाने वाले खाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो तुमसे पप्पी की मांग कर रहा हूँ। मुझे एक पप्पी दे दो ना मेरी जान। हाय हाय, ये आप क्या कह रहे हो मोहित साहब? कहीं मेम साहब को पता चल गया तो? अरे मेम साहब तो ऑफिस चली गई बुलबुल, और अब इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं। ठीक है साहब। फिर बुलबुल मोहित को गाल पर पप्पी देती है। अब रोजाना पलक के जाने के बाद दिन भर मोहित अपने काम के साथ साथ बुलबुल के साथ रोमांस भी करता है। मोहित साहब, ये देखिए, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट गर्मा गर्म टोमेटो सूप बनाया है। आपको बहुत पसंद है ना ये? तुमसे ज़्यादा नहीं स्वीटहार्ट। क्या भी? अच्छा सुनो, मुझे अभी जल्दी से ये प्रेजेंटेशन बनाकर देना है, इसीलिए मैं तुम्हारे इन मुलायम और प्यारे हाथों से बनाया हुआ ये सूप अभी नहीं पी सकता। कोई बात नहीं मोहित साहब, उसमें क्या हुआ, मैं हूँ ना। आप काम कीजिए, मैं अपने इन प्यारे हाथों से ये सूप पिलाती हूँ। अरे वाह, ये बेस्ट रहेगा। अगर तुम मुझे पिलाओगी तो ये सूप भी टेस्टी लगेगा। दिन ब दिन मोहित और बुलबुल की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। एक रात मोहित को पलक का फ़ोन आता है। हाँ पलक, बोलो ना बेबी। मोहित, आज मुझे आने में थोड़ी देर होगी क्योंकि मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। तुम दोनों खाना खा लेना, मैं बाहर ही खाना खा कर आऊँगी। ओके? ओके जानू, ठीक है, ध्यान से आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पलक की बातें सुनकर मोहित बहुत खुश हो जाता है और बुलबुल के पास जाकर उसे कहता है, बुलबुल, आज पलक लेट आने वाली है, इसीलिए हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर आज वो सब कुछ करेंगे जो हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। हाय हाय हाय,
ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये सही नहीं है। गलत सही के बारे में मत सोचो डार्लिंग, बस इस पल को जियो और मेरी बाहों में खो जाओ। मोहित और बुलबुल दोनों बेड पर लेटकर रोमांस करते करते सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां पर पलक आ जाती है और वो दरवाजा खोलकर बुलबुल और मोहित को एक साथ रंगरलियां मनाते हुए देख लेती है। इतना बड़ा धोखा! हाउ डे यू मोहित! कब से चल रहा है ये चक्कर? बताओ जल्दी। पलक मेरी जान, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। हाँ मेम साहब, साहब बिल्कुल सच कह रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप, एकदम चुप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा था। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया मोहित। पलक मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो इस भिखारन को अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे तो अभी मैं निकालने ही वाली हूँ और तुम भी इसके साथ ये घर छोड़कर चले जाओ। इसके साथ सड़क पर भीख मांगो। क्या? हाँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं गांव में और तुम्हारी कंपनी में सबको तुम्हारे इस कांड के बारे में बता दूंगी। नहीं पलक, ऐसा मत करना प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज किसी को कुछ मत बताओ। ठीक है, तो चलो जल्दी से यह सारा बैंक बैलेंस, अपना ये घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो राइट नाउ। क्या? मोहित को ना चाहते हुए भी पलक को अपना सब कुछ देना पड़ता है और वो पूरी तरह कंगाल हो जाता है। हे भगवान, फिर से इसी रास्ते पे आ गई मैं तो। क्या से क्या हो गया? ना मैं घर का रहा ना घाट का। भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब।